तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि मुस्लिम देश हुए एक मुस्लिम देशों ने आज इजराइल पर दागे 130 रॉकेट हमले में भारतीय महिला सहित 32 लोगों की मौत। इजराइल को लगा बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुस्लिम देशों के हमले से बौखलाए इजरायली पीएम नेतन्याहू, दी चेतावनी, इस्लामिक जिहादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में खत्म हुई कोरोना की वैक्सीन, तो केजरीवाल ने बंद किया टीकाकरण अभियान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में किया खुलासा, कहा कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से गुपचुप तरीके से किया था गठबंधन, इसलिए कांग्रेस पार्टी की बंगाल में नहीं आई थी एक भी सीट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ईद की नमाज को लेकर दारुल उलूम ने आज फतवा किया जारी, सिर्फ 5 लोगों को मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की दी है हिदायत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ जेडीयू में भी उठा विरोध, भाजपा के सांसद पर कार्रवाई की जेडीयू ने की है मांग, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश और इजराइल में एक बार फिर से बने जंग जैसे हालात। मुस्लिम देशों ने इजराइल पर किया हमला, दागे 130 रॉकेट, 32 लोगों की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए आज 130 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए हैं, जिसमें अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक भारतीय महिला की भी जान चली गई है। वहीं आपको बता दें ये भारतीय महिला केरल की रहने वाली थी जो वहां पर नौकरी करती थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने भी फिलिस्तीन पर हमला किया था, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई और बदले की कार्रवाई में इजराइल पर ये 130 रॉकेट हमास की तरफ यानी फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए हैं, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि अब तनाव बढ़ता जा रहा है और कभी भी इजराइल और मुस्लिम देशों में जंग छिड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भी हालात को शांति करने की अपील की है, जबकि मोदी सरकार ने भी इसको लेकर शांति की अपील इजराइल और दोनों ही देशों से की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के हमले से बौखलाए इजरायली पीएम, दी चेतावनी, इस्लामी जिहादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और फिलिस्तीन की तरफ से 130 रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए हैं, जिसमें लगभग 32 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इसी हमले से इजराइल के पीएम नेतन्याहू बौखला गए हैं और उन्होंने हमलावरों को चेतावनी दी है कि इस्लामी जिहादियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि यरूशलेम में स्थित अल-अक्सा मस्जिद को लेकर एक बार फिर से इजराइल और मुस्लिम देशों में तनाव बढ़ गया है और मुस्लिम देश लगातार जो है फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं और इजराइल पर फिलिस्तीन लगातार हमले कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल के पीएम ने ये बड़ी चेतावनी आज इस्लामिक देशों को दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में कोरोना वैक्सीन हुई खत्म, केजरीवाल ने बंद किया टीकाकरण अभियान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन का भंडार खत्म हो गया है और इसकी जानकारी आप विधायक अतिशी सिंह ने दी है। इसी को देखते हुए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 125 टीकाकरण केंद्र को बंद कर दिया है और मोदी सरकार से प्रत्येक महीना 60 लाख कोरोना वैक्सीन की मांग की है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार को पत्र लिखकर केजरीवाल ने कहा कि अगर मोदी सरकार प्रत्येक महीना 60 लाख कोरोना की वैक्सीन हमें देगी तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा देंगे और कोरोना को दिल्ली में खत्म कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने संबोधन करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने कोरोना वैक्सीन को विदेशों में बेच दिया, लेकिन देश की जनता का बिल्कुल भी फिक्र नहीं की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसा कमाने के चक्कर से केंद्र की मोदी सरकार ने ये टीकों को बेच दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईद की नमाज को लेकर दारुल उलूम ने फतवा किया जारी, सिर्फ 5 लोगों के साथ मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की है अपील। जी दोस्तों
आपको बता दें कि इस्लामी तालीम के सबसे बड़े मरकज दारुल उलूम ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अहम फतवा आज जारी ईद की नमाज को लेकर कर दिया है। मुफ्ती हजरात ने मस्जिद या दूसरी जगह पर इमाम सहित 3 या 5 लोग के साथ ईद उल फित्र की नमाज अदा करने की अपील की है। ये भी कहा है कि मजबूरी में ईद की नमाज माफ है, विकल्प के तौर पर घरों में ही नमाज चस्ता अदा की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी ईदगाहों में सिर्फ 5 लोगों को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी और कोरोना महामारी को लेकर रोक लगाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में AIMM पार्टी ने योगी सरकार से मांग की थी कि 1 गज की दूरी और मास्क के साथ ईद की नमाज पढ़ने की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इजाजत दे, जिसमें कुंभ मेला का भी जिक्र किया गया था। लेकिन आज दारुल उलूम ने भी ये बड़ा फतवा जारी किया है और दारुल उलूम ने भी 5 लोग के साथ ही मस्जिद या ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने किया खुलासा, कांग्रेस और ममता बनर्जी ने गुपचुप तरीके से किया था बंगाल में गठबंधन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी और TMC को भारी बहुमत मिला। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के चुनाव हारने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के साथ ममता बनर्जी का गुपचुप तरीके से गठबंधन हो गया था, इसलिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट ने ममता बनर्जी को बीजेपी को हराने के लिए TMC को समर्थन दे दिया था और TMC का भरपूर साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने दिया था। इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का खाता नहीं खुला और जबरदस्त जीत ममता बनर्जी ने हासिल की। तो ये गंभीर आरोप शुभेंदु अधिकारी भाजपा नेता ने आज लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लंबी कतार, कोरोना की सभी गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मंगलवार को शराब की दुकान खोलने की इजाजत दे दी। वहीं आपको बता दें कि शराब की दुकान खुलते ही उत्तर प्रदेश में खरीदने वालों की दुकान के सामने लंबी कतारें लगने लगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण जोर से उल्लंघन किया गया। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आपको बता दें कि शराब की दुकान के बाहर खड़े लोगों ने कहा है कि कोरोना को भगाने के लिए शराब ही एक अच्छी दवा है और इसी से कोरोना देश में खत्म हो जाएगा। तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए इन शराबियों ने उल्टी सीधी बातें कही हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने कोरोना महामारी में फिर से फैलाया मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा, कहा भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है इस्लामिक जिहादी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुतेंद्र जैन ने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फेसबुक पेज पर लाइव होकर आरोप एक बार फिर से मुसलमानों पर लगाया है कि कोरोना महामारी में जहां हिंदू मठ, मंदिर और गुरुद्वारे, आश्रम लोगों की सेवा में लगे हैं, वहीं चर्च और इस्लामिक जिहादी भारत विरोधी गतिविधियों में लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जबकि आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर जैन को ये नहीं पता है कि गुजरात में एक मस्जिद को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में भी कई हज हाउस को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोरोना मरीजों का इलाज चला है। जबकि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हज हाउस को भी कोरोना सेंटर बनाया गया है, वहां पर भी कोरोना मरीजों का इलाज चला है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के बीच फिर भी मुस्लिम विरोधी गतिविधियों को जो है कोरोना महामारी में आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरह से ये मुस्लिम विरोधी एजेंडा एक बार फिर से कोरोना महामारी में चला रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार, बीजेपी पर लगाया अहंकारी होने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र दिए जाने के तुरंत बाद भाजपा पर अहंकारी होने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुद्दे उठाकर सरकार को सुझाव देना विपक्षी दलों का कर्तव्य है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में नड्डा ने उनकी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि महामारी के खिलाफ लड़ाई में इसके पूर्व प्रमुख राहुल गांधी सहित कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के आचरण को नकल और गलत बताया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी कोरोना महामारी में भी जो है राजनीति कर रही है और भाजपा का साथ नहीं दे रही है कि किस तरह से कोरोना महामारी को रोका जा सके। इसी को लेकर अब नड्डा पर कांग्रेस ने
पलटवार किया है और बीजेपी पर अहंकारी होने का कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है। इसी बीच बढ़ो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकरी बॉर्डर पर महिला दुष्कर्म मामले में 5 किसानों के खिलाफ एफआईआर, सभी को भेजा गया दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों काफी समय से दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चला है, जिसमें पश्चिम बंगाल की एक महिला अभी पिछले 3 महीने से शामिल थी, जो लगातार मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध कर रही थी और किसान आंदोलन में शामिल थी। भाई आपको बता दें कि इस महिला का टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा दुष्कर्म किया गया था, ऐसा आरोप इस महिला के पिता ने लगाया है, जिसके बाद टिकरी बॉर्डर पर स्थित सभी किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और योगेंद्र यादव सहित सभी किसानों को आज दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है और सभी को जो है जमानत के लिए और पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखते हैं कि इनको दिल्ली पुलिस छोड़ती है या फिर नहीं। भैया आपको बता दें कि किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार कृषि कानून को ना रद्द करे, इसके लिए वह एक नई रणनीति बना रही है और किसान आंदोलन को कोरोना महामारी और महिला दुष्कर्म से जोड़कर खत्म कराना चाहती है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई किसानों पर दिल्ली पुलिस करती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी का जेडीयू ने किया विरोध, भाजपा के सांसद पर कार्रवाई की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले में विपक्ष के दलों में भले एक राय ना हो, लेकिन एनडीए में भी शामिल बिहार के सभी दलों ने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी और वीआईपी के मुका सहनी के बाद अब भाजपा और जेडीयू में भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में आवाज उठ गई है और भाजपा के विधान पार्षद रजनीश कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन ने भी पूर्व सांसद की गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा कि भाजपा के सांसद पर इसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि भाजपा के सांसद ने ही इनको गिरफ्तार कराया है। दरअसल आपको बता दें कि पप्पू यादव ने 5 दिन पहले ही बीजेपी सांसद के घर खड़ी एम्बुलेंस को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया था और कहा था कि भाजपा सांसद इस कोरोना महामारी में इन एम्बुलेंसों को नहीं दे रहे हैं, जिसके 5 दिन बाद ही पप्पू यादव की आज गिरफ्तारी हो गई है और उन पर लॉकडाउन उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जबकि पप्पू यादव की पत्नी ने कहा है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया कोविड रिलीफ टास्क फोर्स, गुलाम नबी आजाद करेंगे नेतृत्व। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान पार्टी की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों के लिए वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में मंगलवार को 13 सदस्य कोविड-19 राहत कार्य बल का गठन किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में गुलाम नबी आजाद के अलावा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होंगे और अन्य 10 नेताओं को भी इसमें जगह दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके तहत जो है कोरोना मरीजों की हेल्प जो है कांग्रेस पार्टी देश में करेगी।